वालेकुम। लेक्चर 34 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1। अच्छा जी, आज साथ साथ जल्दी हो जाया करें बेटा और जगह छोड़ के बैठा करें प्लीज। आमिर भाई ले आए इधर। मैंने कल एक सवाल शुरू किया था आपके साथ नोट बनाने का, और मैंने आपसे कहा था कि घर पे जरा ट्राई कर लेना, लेकिन इस सवाल को नए सिरे से मैं आपको करवाऊंगा। तो ये सवाल अब दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन तरतीब पर्चे में कैसे हो ये भी देखनी है। कोई बोलता हुआ नजर आएगा तो मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा। कोई हाइब्रिड में बोलता हुआ नजर आए तो वहां पे जो मैनेजमेंट का बंदा बैठा है वो तारिक भाई, वो उसको भी निकाल सकते हैं बाहर, वरना इशारा कर दे मैं खुद ही निकाल दूंगा। कोई बोलेगा नहीं प्लीज। अच्छा, अब तरतीब क्या होगी पर्चे के अंदर सवाल करने की। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखनी होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स एसेट्स इन द नोट्स टू द पब्लिश अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो किस साल का नोट बनाना है? 31 दिसंबर 15 का, ठीक है। जब ये रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने तो फिर कम से कम 2 बार सवाल को पढ़ना है आपने, ठीक है। अब 2 बार सवाल को पढ़ ही लिया हमने कल से। बहरहाल कैसे? मैंने कहा जी फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 14 लाइन लिखी हुई है। इससे पता चला हमें 15 का जो नोट बनाना है तो ये 14 के बैलेंसेस पिछले साल के क्लोजिंग है, यानी इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हैं। तुम्हारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और फिक्सचर ये पड़े हैं। मैंने कहा था एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन समझो है ही नहीं, उसको आज एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फिक्सचर्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पहले टेबल के अंदर आ रहा है। फिर पॉइंट 1 के अंदर मैंने कहा था आपके लिए सिंप्लीफाइड करके पॉइंट को कर दिया था कि यूं समझ लो कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हुआ है एडिशन इन बिल्डिंग इज 100, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इन बिल्डिंग इज 100। बहरहाल ये एडजस्टमेंट तो आज समझानी है, लेकिन फिलहाल जो कल की बात हुई उस हिसाब से सवाल हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है एडिशन, चौथा एडिशन, पांचवां डिस्पोजल है, प्लांट और फिक्सचर का एडिशन है और प्लांट फिक्सचर के डिस्पोजल है। छठा और सातवां पॉइंट था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, और 8वें पॉइंट के अंदर डेप्रिसिएशन मेथड और रेट्स का बताया हुआ, ठीक है। अब ये बात पढ़ लेने के बाद, 2 बार सवाल को पढ़ लेने के बाद रिक्वायरमेंट हमारे सामने है कि हमने PPE का नोट बनाना है, तो फिर क्या करेंगे? इतना फॉर्मेट बना लेंगे सवाल करने से पहले। जब भी कभी नोट का सवाल आएगा, क्या इसका नाम लिखिए आपने, फैम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। फिर नोट का नाम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा था 5 लाइनें छोड़कर क्लोजिंग लिख लो। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन, ओपनिंग बैलेंस 4 लाइनें छोड़कर क्लोजिंग लिख लो। फिर बुक वैल्यू, मेजरमेंट बेसिस, डेप्शन मेथड और लाइफ या रेट, ये चीजें आपने लाजमी लिख लेनी, ठीक हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन के अलावा बाकी क्या कुछ आ सकता है? मैक्सिमम यही है, एडिशन डिस्पोजल आ जाता है, डेप्शन फॉर द ईयर आ जाता है इसमें, ठीक है। बात समझ आई? तो इस तरह से इतना फॉर्मेट आपने बनाकर सवाल शुरू किया करना है। अगर रीवैल्यूएशन है तो आपको पता है एक ट्रांसफर की एंट्री आ जाएगी, दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो एडिशन डिस्पोजल भी चाहे मत लिखो, इतना फॉर्मेट बना लेना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की हेडिंग देकर ओपनिंग क्लोजिंग दरमियान में 5 लाइनें खाली, अक्यूमुलेशन की हेडिंग देकर ओपनिंग क्लोजिंग दरमियान में 4 लाइनें खाली, बुक वैल्यू और ये 3 चीजें नीचे, ये लिखकर सवाल शुरू करेंगे, ठीक हो गया? सही है। इतना फॉर्मेट तो सबने बनाया ही हुआ था, ठीक है। सवाल तकरीबन हुआ पड़ा है, लेकिन मैंने आज पूरा लेक्चर इस सवाल के ऊपर दोबारा लगाया। फिर बीच में बिजली भी चली गई थी पिछली क्लास में, तो इसलिए कोई 1 घंटा 5-7 मिनट की क्लास ही होगी आज, ज्यादा टाइम की नहीं होगी। तो आप खुश हो लें, खुश हो सारे। अच्छा, लेकिन ये सवाल मुकम्मल कर लिया था। हाँ, कोई एडिशनल 1-2 चीजें जो थी वो हमने जो मैंने डिस्कस करनी थी इस सवाल के अलावा, जो आगे कहीं काम आनी थी वो नहीं कर सका मैं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, शुरू करें सवाल। अब तरतीब क्या होगी पर्चे में? रिक्वायरमेंट पड़ी जी, नोट बनाना है। नोट बनाना है, पता लग गया, बातें नहीं आपस में। नोट बनाना है, पता लग गया, 2 बार सवाल पढ़ा। 2 बार सवाल पढ़ने के बाद इतना फॉर्मेट बना लेना है आपको, ठीक है। इतने का मतलब इतना फॉर्मेट बना लेना है सवाल शुरू करने से पहले, ठीक है। लेकिन 2 बार सवाल पढ़ा हुआ होगा, ओके, सही है? ये समझ आ रहा है? अब इतना फॉर्मेट बनाने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली लाइन, फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 14, और रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 15 का नोट। इसका मतलब ये 31 दिसंबर 14 पिछले साल का क्लोजिंग है, या इसको यूं कह लें कि हमारे साल का ओपनिंग। तो ये 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग कॉस्ट भी गिवन है और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। 1 जनवरी 15 ओपनिंग है ना हमारे। अगर 31 दिसंबर 15 का नोट बना रहे हो तो 1 जनवरी 15 हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, सही है। तो लैंड की कॉस्ट 500, बिल्डिंग 400, थोड़ा सा चलो, बिल्डिंग 400, प्लांट एंड मशीनरी 1600, 13 और 390, ये ओपनिंग कॉस्ट आ गई, नंबर है ये, ठीक है। सवाल मैंने आपको कल भी अर्ज किया कि सवाल में मुश्किल एडजस्टमेंट होगी तो भी उसका कोई एक नंबर चलो एडजस्टमेंट के कैलकुलेशन का होगा, लेकिन उसको यहां प्रेजेंट करने का अगर 0.5 है तो उसका भी 0.5 मार्क है, इसका भी 0.5 मार्क है। इक्वली इंपॉर्टेंट ये चीज है ओपनिंग बैलेंस लिखना,
ठीक है। नेक्स्ट अगली लाइन में डेप्रीसिएशन है। मैंने कहा था इसको डेप्रीसिएशन मत समझना, उसने लिखा हुआ है ये क्या है, ये फिक्स्ड एसेट एट 31 दिसंबर 14 है और आगे नेट बुक वैल्यू भी गिवन है। बेहतर होता आई कैप यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का लफ्ज लिखता, लेकिन उसने डेप्शन लिखा हुआ तो मैंने कह दिया था कल इसको अक्यूमुलेशन कर दें आप, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 14 है, तो यही हमारा यकम जनवरी 15 का ओपनिंग बन जाएगा। लैंड की डेप्रीसिएशन नहीं होती क्योंकि ये डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है। बिल्डिंग 80, प्लांट मशीनरी 458 और फिक्चर्स 140, ठीक है जी, सही हो गया। ले भाई पॉइंट 1 से ऊपर जो टेबल है ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को जरूरत नहीं है देखने की, कोई कहीं जरूरत पड़ेगी बुक वैल्यू वगैरह निकालने की तो यहां से देख लेंगे, यहां से ना भी देखें तो वैसे अल्टरनेटिवली भी हम कर सकते हैं। कॉस्ट और रिकमेंडेशन तो हमें अवेलेबल थी, तो नोट के अंदर ये हमारे नंबर ढेर सारे ऑलरेडी आ चुके, ठीक है। अगर ये 18 नंबर का मिसाल के तौर पे सवाल है तो 3 से 4 नंबर हम ले भी चुके हैं, अभी तक किया कराया कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें जी। अगला पॉइंट है एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था फिलहाल है नहीं, वो समझाऊंगा जब पॉइंट तब देखेंगे, ठीक है। और पॉइंट 1 भी मैंने आपको कहा था कि पॉइंट 1 ये नहीं है जो जहां लिखा हुआ है, काटना नहीं था उसको क्योंकि वो आज समझाना है ना। पॉइंट 1 ये नहीं है जो जहां लिखा हुआ, बल्कि पॉइंट 1 वो है जो मैं बोल रहा हूं। और पॉइंट 1 क्या है कि एडिशन इन बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 100, बस ये लिखा हुआ समझो, ठीक है। तो एडिशन बिल्डिंग्स में कितनी है जी, तो यहां पर वो मैंने इसीलिए एडिशन आ सकते हैं यहां पर और डिस्पोजल्स आ सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो एडिशन इन बिल्डिंग्स कितना है जी 100, ठीक है। पॉइंट 1 टिक हो गया। पॉइंट 2 ये पॉइंट कल बड़ी तफसील से डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने पिछली क्लास से भी पहले इसको यहां पर लिख भी दिया था, ठीक है। पॉइंट 2 क्या है जी, फर्दर अ डिपॉजिट ऑफ 20 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड। कल बात हो गई थी कि अगर एडवांस दिया जाए तो जिस वक्त एडवांस पे किया जाता है उस वक्त एंट्री पास की जाती है एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, और जब ये एसेट हमें डिलीवर हो जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं फिर वो वाला एसेट डेबिट और एडवांस फॉर कंप्यूटर, फिर कैश क्रेडिट दोबारा नहीं कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि हमारे साल के अंदर ये एसेट अनडिलीवर्ड है, अगर डिलीवर हो जाता तो फिर तो हमें शायद कंप्यूटर का नया कॉलम बनाना पड़ता, या आप लाइन लिखते एक स्टार लगाकर कहते जी फिक्सचर्स में मैंने कंप्यूटर को भी ऐड कर दिया, वहां पर एडिशन तो लेना ही पड़ता ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर इज अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड, इसका मतलब ये दूसरी वाली एंट्री तो हमारे साल में एप्लीकेबल ही नहीं थी। वो तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको पूरा कि ट्रांजैक्शन पूरी कॉन्सेप्ट ये है पूरा। अब हम इस वक्त 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, जब तक कि ये डिलीवर हुआ ही नहीं था, इसलिए ये तो हमारे पे एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल इतनी सी बात है, कल वाली क्लास में बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में ये 20 शो भी कर दिया था, आपको याद आ रहा है, कल वाला लेक्चर याद आ रहा है ना, ठीक है। अब ये जो करंट एसेट है एडवांस फॉर कंप्यूटर, करंट एसेट क्यों कह रहा हूं, नॉर्मली एडवांसेस डिपॉजिट्स अगर सवाल खुद से ना कह दे तो ये करंट एसेट ही होते हैं, ठीक है ना। एडवांस या तो वो यूं कह देता एडवांस दिया है 20,000 का और ये कंप्यूटर 2 या 3 साल बाद डिलीवर होगा, फिर ये एडवांस था तो करंट था, तो एसेट क्यों है, ये राइट टू रिसीव कंप्यूटर इन फ्यूचर है। लेकिन इसको हम करंट ना कहते, नॉन करंट कहते, क्यों, क्योंकि 2 या 3 साल बाद कंप्यूटर ने आना है, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन सवाल खामोश हो तो नॉर्मल असम्पशन क्या है, करंट एसेट। बहरहाल ये डिस्कशन यहां रेलेवेंट नहीं है, कहीं और जिंदगी के किसी मोड़ पे काम आएगी। फिलहाल तो सिर्फ बात कर दी कि एडजस्टमेंट आ गई सामने, तो ये बात भी कर दी जाए कि सवाल खामोश है तो करंट ही अज्यूम कर लोगे, ठीक है, सही है। तो ये हमने कल नोट भी कर ली थी, यहां तक को मसला नहीं। मसला पॉइंट 2 को हमने क्या करना था, इग्नोर करना था। जी बोले, फिक्स एसेट जो क्रेडिट पे लेते हैं ना बेटा, सवाल कहां से आया, फिक्स एसेट भाई साहब पूछ लें, जो हम उधार पे एसेट खरीदते हैं, क्या वो डिफरेंट बात है, एब्सोल्युटली डिफरेंट बात है। उसमें होता है कि एसेट आ जाता है, पैसे नहीं पे किए, तो एसेट के आने पर एसेट को डेबिट करना है, पैसे पे कर दिए तो कैश क्रेडिट, नहीं किया तो पेबल क्रेडिट। क्योंकि हमारे लिए गुड्स का आना जाना, एसेट का आना जाना ये इंपॉर्टेंट है, कैश का आना जाना रेलेवेंट नहीं है। हमारे पास एसेट आ गया, कैश पे कर दिया, बचपन वाली ट्रांजेक्शन, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट आ गया, कैश पे नहीं किया, एसेट आ गया तो एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट, ठीक है। एसेट नहीं आया, कैश पे कर दिया है, तो एसेट नहीं आया तो फिक्स एसेट डेबिट नहीं हो सकता, क्योंकि कैश तो पे कर दिया है, अब एंट्री तो करनी है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे जी अब फ्यूचर में एसेट आएगा और कैश नहीं पे करेंगे। खड़े हो जाओ, तुम सर हिला रहे हो जो, खड़े हो जाओ, तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें, हाँ खड़े हो जाओ। आज पहला दिन है ना तुम्हारा क्लास में, नहीं आज दूसरा दिन ही होगा, हफ्ते को आए थे, हाँ जुमे को आए थे, उसकी सजा आज मिल रही है। चलो खड़े हो जाओ, खड़े रहो। अच्छा जी, कल आए थे तुम, कल क्लास में हमने क्या किया था,
चाय पीने का बहाना है तो तुम्हें खड़ा किया। बैठ जाओ, चाय मांग ली तू। अच्छा जी, एसेट नहीं आया, पैसे दे दिए तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर ना एसेट आया ना एडवांस दिया तो कुछ भी ना करते। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सही है, चलें आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, तो इस पॉइंट के साथ लिखे भाई, नहीं याद शायद साहब से लो जाके, मैंने कहा था शायद साहब के पास जाओ। अच्छा जी, तो ये पॉइंट हमने हमारे सवाल के लिए ये पॉइंट इग्नोर करने वाला था, क्योंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना है, उसमें तो इसने आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तो डिलीवर ही नहीं हुआ। तो एक छोटा सा फुट नोट आपने डाल देना था नोट के नीचे कि वी हैव इग्नोर्ड एडवांस फॉर कंप्यूटर इन पीपीई नोट। उसे पता लग जाता कि इसने जानते बूझते हुए छोड़ा है, ये नहीं कि इसको समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, सही है, चलें आगे। तो पॉइंट 2 क्या हो गया जी, इग्नोर। पॉइंट 3 आगे तो सिंपल है। पॉइंट 3, एडिशन टू प्लांट आर 154। अब तड़का क्या लग सकता है इस तरह से, एडिशन 154 की कॉस्ट देने की बजाय वो यूं लिख देता सवाल के अंदर कि एडिशन ये फैम हैज परचेज्ड अ प्लांट, फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड, और नीचे एक लिस्ट आ रही होती, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडजस्टेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, टेस्ट रन कॉस्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट रन प्रोडक्शन। ये सारी बातें क्या थी, वो जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर हमने देखा था। तो सीधी सीधी कॉस्ट दे सकता है, या इसी सवाल के अंदर वो इस तरह से कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी टेस्ट कर सकता है किसी एक एसेट के अंदर। ठीक है ना, तो वो उस एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करनी पड़ेगी हमें। वर्किंग में जाकर 4-5 आइटम्स ऐड करेंगे, 2-3 आइटम्स इग्नोर करेंगे, जो कॉस्ट आएगी उसको यहां पर ऐड कर देंगे। ये तड़का लग सकता है ना। या और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक एसेट खरीदा और वो चलता आ रहा था, और ड्यूरिंग द ईयर हमारे जिस साल में हम खड़े हों उस साल में उसकी जिंदगी में चेंज आ गया, एस्टिमेट में एस्टिमेट चेंज आ सकता है, ये तड़का हो सकता है। अब यहां तक या एडिशन हुआ थ्रू एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ सकती है। अभी तक जितना पढ़ा उसमें तो यही तड़के मजीद लग सकते हैं जो इस सवाल में फिलहाल नहीं है। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है यहां पर, एक बात हो सकती है। फिर आइए 36 पढ़ेंगे तो उसका तड़का लगा दे सवाल में, आगे इससे अगला टॉपिक वही पढ़ना है। फिर उसके बाद IS 20 पढ़ें तो वह गवर्नमेंट ग्रांट, उसका तड़का लगा दे सवाल में, एडजस्टमेंट एक डाल दे किसी एक एसेट के बारे में। फिर IS 23 पढ़ेंगे बोरिंग कॉस्ट, उसका तड़का लगा दे किसी एक एडजस्टमेंट। तो यही बस होना है सवाल के अंदर, नोट यही है जो आज मैंने आपको पूरा करवा देना है। ठीक है, IS 16 एक तरह से खत्म ही हो जाना है, शायद 1 आध दिन 2 दिन और लग जाए इसके ऊपर कुछ चीजें करने में, कुछ पेंडिंग भी कर दूंगा मैं। ठीक है ना, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अच्छा, एक तो इससे परेशान नहीं होना कि ये तो इतना लेंथी यही टॉपिक था, इस जितना लेंथी और कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, और अगला टॉपिक IS 36 5 दिन के अंदर होना है। फिर IS 20 4 से 5 दिन में वो भी हो जाना है। IS 40 3 से 4 दिन में वो हो जाना है। यानी मैक्सिमम लेंथी ये टॉपिक था। उसके बाद शायद कोई कैश फ्लो पे 10-11 लेक्चर लग जाते हैं, या इस जितने भी और फिर किसी में नहीं लगते। यानी कि इतना टाइम, ये 10-11 लेक्चर्स भी नहीं, सब टॉपिक्स ना फिर छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है, इसका अपना नोट नॉर्मली जब आए तो 18 एक नंबर का आता है, 15 से 20 नंबर का, तो इसका प्योर सवाल भी आ जाता है। फिर ये जो मिक्सचर हो रहे हैं सारे इसके साथ ही करके वो देता है। जो 5 का बंच है जो हमने अगले 15-20 दिन में पढ़ लेना, IS 16, 36, 20, 23, 20 कह दिया मैंने, ठीक है, और 23 तो हो गया, 16, 36, 40, 23 और 20, ये 5 का बंच जो है तकरीबन इसको कह सकते हैं कि ये रफली 30 से 40% मार्क्स आ जाते हैं। इसकी वेटेज इतनी है, 30 से 40%, बहुत ज्यादा है। पढ़ना एज अ बंच है, टेस्ट भी एज अ बंच ही करते हैं हम, इसको पढ़ते इकट्ठे हैं, तैयार भी इकट्ठा करते हैं, पर्चे में भी इनमें से चीजें मिक्स होकर आ रही होती हैं। ठीक है ना, तो मुश्किल टाइम IS 16 का था, गुजर गया तकरीबन। ये नोट वैसे कंप्लीट है, बस इसके अंदर हर सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो परेशान करेंगे, लेकिन ये नोट से जान नहीं छूटने वाली। अभी IS 16 ही चलेगा। कैसे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे मिक्स कर देंगे, उससे अगला पढ़ेंगे फिर इसके साथ मिक्स करेंगे, उससे अगला पढ़ेंगे फिर इसके साथ मिक्स करेंगे। यानी कि वो टॉपिक इंडिविजुअली भी पढ़ते जाएंगे, फिर उनको जो है ना हम मिक्स करके जो पेपर के अंदर टेस्ट हो सकता है वो भी करते चले जाएंगे। फिर ये एक बंच पूरा होगा, फिर इस तरह से एक अगला बंच शुरू हो जाएगा, उसमें मिलती जुलती चीजें हम इकट्ठी पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये ज़हन में रखना आपने कि हर टॉपिक में ऐसे 20-22 वो बस इसी में ही लगा करते हैं। ठीक है, पहले करवाना इसलिए जरूरी है कि इसने हर जगह यूज होना होता है। बच्चे कहते हैं जी बाद से करा देंगे, पहले को आसान करा दो। यार ये सबसे पहले ही करना होता है, इसने हर जगह ही आगे इस्तेमाल होना है, हर टॉपिक में इसने घुसे होना है। ठीक है, ये 5 तो वैसे मंच है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जो 6 टॉपिक मिसाल के तौर पर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शुरू किया, उसमें भी रीवैल्यूएशन आई पड़ी होगी,
उसमें भी जो है वो इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। IAS 7 कैश फ्लो शुरू किया, उसके अंदर भी यही पड़ा होगा, रिवैल्यूएशन पड़ी होगी, डेप्शन भी पड़ी होगी, ठीक है। तो जहां पे आपने जाना है इसने आपके साथ साथ रहना है, इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम लग ही जाता है। जी कहां थे हम? एडिशन में कहने जज्बाती हो गया, मैं निकल गया किसी और तरफ कि एडिशन ऐसे 154 हो, ऐसे भी हो सकता है। एडिशन को वो टेस्ट कर ले कॉस्ट डिटर्मिनेशन के तौर पे, ऐसे भी हो सकता है। फिर मैं बताने लग गया और क्या क्या हो सकता है। चेन एस्टीमेट आ सकता है, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन आ सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस तो मौजूद भी है, ठीक है। चले बहरहाल फिलहाल एडिशन सिंपल है। नेक्स्ट, एडिशन टू फिक्सचर्स एक्सक्लूडिंग से लेके कंप्यूटर सिस्टम तक ब्रैकेट लगा दें तो जुमला रह गया एडिशन टू फिक्सचर आर 40,000। एडिशन टू फिक्सचर आर 40,000। कितना एडिशन है जी? 40। अच्छा, अब वो ब्रैकेट को बाद में पढ़ लेते हैं। अगर यहां पर लिखा होता है इंक्लूडिंग तो क्या करते? मसला तब होता है, एक्सक्लूडिंग से हमें कोई मसला नहीं है। इंक्लूडिंग होता तो क्या करते? 40 में से 20 को माइनस करते, यहां पे 20 का एडिशन लेते, ठीक है। लेकिन शुक्र है इसके अंदर वो एडिशन के अंदर वो 20 शामिल नहीं है, ठीक हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट। अच्छा, एक मसला हो गया, ये एडिशन जो है ना तीनों ही खैर से, चाहे ये 100 वाला है, इसके साथ क्या लिखा हुआ था? आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर एडिशन टू प्लांट इज इतना, एडिशन टू फिक्सचर इज इतना। इन तीनों एडिशंस के साथ डेट नहीं लिखी हुई, साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे, ठीक है। उसूल है, ये रूल है, ये हर जगह लगेगा, यानी इस सवाल में जान छुड़ानी है। जहां कहीं अगर डेट गिवन हो फिर तो मंथली बेसिस पे चलेंगे, फिर ये काम नहीं करना। डेट गिवन होगी तो फिर जिस मंथ से एडिशन हुआ उस मंथ से, जिस मंथ पे डिस्पोजल हुआ उस मंथ तक डिडक्शन करनी है। लेकिन अगर सवाल में डेट मिसिंग हो तो फिर हम डेट ऑफ परचेज साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे और डेट ऑफ सेल साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। यानी एडिशन के केस में पूरा साल डेप्रिशिएट कर देंगे और डिस्पोजल के केस में एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन किस सूरत में? अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग, कल लिखवा दिया था, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डिस्पोजल मिसिंग हो तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एडिशंस की जब डेप्रिसिएशन निकालने लगेंगे तो पूरा साल इनको डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि सवाल में इनकी डेट ऑफ एडिशन गिवन नहीं है। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? नेक्स्ट 5। ये सारी बातें कल कर ली थी लेकिन दोबारा सवाल कर रहे हैं। मैं 2 दिन में एक सवाल करवाना चाहता था ताकि अच्छे तरीके से ये फुल फ्लैज एग्जाम लेवल का सवाल आप एक बार कर लें। कोई एक चीज भी इसमें से ऐसी ना हो जो कंफ्यूज करे आपको, फिर इसके अंदर एडजस्टमेंट मुश्किल डालते रहेंगे वन बाय वन। मेन बॉडी यही है, मेन बॉडी यही रहेगी। पहले 3 सब नोट्स भी यही रहेंगे, चौथे सब नोट से हर सवाल के अंदर चेंज हुआ करेगा, चौथा 5वां, ठीक है। ओके, टाइगर पे जितने मर्जी सवाल उठा के देख लोगे। फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, ये एसेट बिके हैं, प्लांट बिका और फिक्सचर बिका। प्लांट कॉस्ट गिवन है और उसकी डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब ये 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 की डेप्रिसिएशन है। मैंने कहा था इसके साथ लिख लो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन यकम जनवरी 15, लिखवाया था कल, ठीक है। अब वैसे तो हमें कॉस्ट चाहिए होती है, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकालते हैं, और ये डिस्पोज होने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है इसकी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की, ठीक है। अब डेट ऑफ सेल सवाल में गिवन नहीं है पर डेट ऑफ परचेज भी गिवन नहीं है। हाँ, उसने ये कह दिया कि इस सोल्ड होने वाले एसेट से रिलेटेड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्शन यानी डेप्शन एज ऑन यकम जनवरी 15 जो है इस 277 वाले प्लांट की जो है यकम जनवरी 15 तक की डेप्रिसिएशन जो है वो 195 है, ठीक है। आगे कुछ नहीं बताया उसने, डेट ऑफ सेल नहीं बताई कि हम वहां तक जाएं, लेकिन चूंकि डेट ऑफ सेल सवाल में गिवन नहीं थी तो हमने डेट ऑफ सेल को भी अज्यूम किया साल का पहला दिन, तो फिर डेट ऑफ सेल भी यकम जनवरी 15 ही है और यकम जनवरी 15 तक की डेप्रिसिएशन ये पड़ी है, तो यही अक्यूमुलेटेड डेप्शन बन जाएगी जो स्टेप 2 के अंदर हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट करते हैं। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें, जागते रहना ना, 3.5 दिन रहना, ठीक है। ये अब तकरीबन 6वीं बार बात हो रही है कल वाली मिला के। सुनो जी, प्लांट 277 की कॉस्ट रखता है जी। डिस्पोजल में क्या करते होते हैं? स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। ये 277 से कॉस्ट क्रेडिट कर दिया हमने, एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। स्टेप 2 में क्या करते थे हम? वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ। अब यहां पर जो मैंने माइनस करनी है डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो ढूंढने के लिए मसला बना मुझे, ये बात हो रही थी। तो हमें डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल गिवन होती तो हम कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते, सारी जिंदगी से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास अक्यूमुलेशन आ जाती। ना डेट ऑफ परचेज गिवन है ना डेट ऑफ सेल गिवन है। लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसके ऊपर मैंने लिखवाया कि लिख लो अक्यूमुलेटेड डेप्शन है ब्रॉड फॉरवर्ड यानी एज ऑन यकम जनवरी 15, यानी ये इस प्लांट की यकम जनवरी 15 तक की डेप्रिसिएशन है। और साथ ही हमने अज्यूम कर लिया डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है तो इस प्लांट के डिस्पोजल की डेट यकम जनवरी 15 है।
इसका मतलब यकम जनवरी 15 तक की डेप्रीसिएशन है 195 और यकम जनवरी 15 ही डेट ऑफ सेल है, तो फिर यही है वो स्टेप 2 वाली एक्यूमुलेटेड डेप्शन, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की, जिसे हमने डेबिट करना है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से। ठीक है, तो स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ परचेज तो पता नहीं, डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन उसने दी हुई थी, क्योंकि यकम जनवरी 15 हमने अज्यूम कर लिया डेट ऑफ सेल है। समझ आइए आप? अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछें, हाइब्रिड में किसी को मसला है तो पूछें। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट होता था, डिस्पोजल क्या होता था? यहां से क्रेडिट होता था, क्रेडिट होता था। किधर गया सवाल वाला भाई? हाँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन में से इसकी डेप्शन क्या होती थी? डेबिट होती थी। तो यही तो किया हुआ है, एसेट अकाउंट में से भी माइनस हो रहा है, माइनस ही है ना हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में। ये एसेट अकाउंट में से भी क्रेडिट मतलब माइनस, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसका डेबिट का मतलब होता है माइनस, तो माइनस ही करना है ना भाई। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट, माइनस कर दिया एसेट अकाउंट। वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन अकाउंट विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्शन, तो डेबिट क्रेडिट नेचर की इसको डेबिट करना मतलब माइनस। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अगली बात स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4 गेन लॉस विल बी बैलेंस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल, ये डिस्पोजल को कंप्लीट करने वाली 2 एंट्रीज हैं, ये 2 स्टेप्स हैं, लेकिन फिलहाल मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट के लिए ये रेलेवेंट ही नहीं है। मैं गेन लॉस निकाल के क्या करना है? मैं को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट है पीपीई का नोट बनाना। ठीक है, इसलिए आप बड़े प्यार मोहब्बत से प्रोसीड्स वाले कॉलम को काट दीजिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली बात भी सुने, किसी आईकेपी के सोल्यूशन के अंदर आपको शायद एक सब नोट मिले जिसका नाम होता है डिटेल ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, सब नोट्स में लिखने नहीं है, ठीक है ना। वो डिटेल ऑफ डिस्पोजल में क्या होता है? उसके अंदर आप कॉस्ट भी लेते हैं, एक्यूमुलेशन भी लेते हैं, बुक वैल्यू भी लेते हैं, बन जाती है, फिर उसको से कंपेयर करके गेन लॉस निकालते हैं। लेकिन ये डिस्पोजल की डिटेल वाला जो सब नोट है ना, ये दरअसल कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स एफआईआर 2 में आप पे जाकर एप्लीकेबल होती हैं, एफआईआर 1 में कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों को एफआईआर 1 के अंदर ये नोट सब नोट बनवाता ही नहीं। तो आईके किसी सवाल के अंदर ऐसा है ना, एफआईआर 2 से पुराना सवाल उठाकर तुमने इधर क्वेश्चन बैंक में डाला तो सोल्यूशन भी एज इट इज लिख दिया, उसके अंदर शायद डिटेल ऑफ डिस्पोजल आपको नजर आ जाए, उससे परेशानी होना, हमने नहीं बनाना। ठीक है, हाँ, अगर यही सवाल मैं एफआईआर 2 के अंदर आपको बनवा रहा होता इसका नोट, तो फिर उसके अंदर ये सेल प्रोसीड का कॉलम बिल्कुल रेलेवेंट हो जाता, डिटेल ऑफ डिस्पोजल का सब नोट बनता, उसमें बुक वैल्यू सेल प्रोसीड कंपेयर करके गेन लॉस निकालते हैं हम। लेकिन वो वहां जाके आप बनाएंगे, माफी कोई नहीं है, एफआईआर 2 में बनाना है आपने उसको जाके, क्योंकि एफआईआर 2 के अंदर आईएफआरएस और कंपनीज एक्ट दोनों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई करनी होती है। आपने यहां पे सिर्फ आईएफआरएस अप्लाई करना है, यहां पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करना। ठीक है भाई, अपना वकास लेक्चर 33 एफआईआर 2 का हैंडआउट मुझे दिखा दें जल्दी से लाके, एफआईआर 2 का। अच्छा जी, सही है, सही है। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। स्टेप 2 बात क्या कर रहे थे? स्टेप 2 विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। स्टेप 3 और स्टेप 4 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत इसकी नहीं है। एफआईआर 2 में इसलिए कह रहा हूं कि वहां जाके आपको साथ पढ़ाया डिटेल ऑफ डिस्पोजल, आपको ये तो हमने कहा था, सर ने कहा था कि सेल प्रोसीड कभी एप्लीकेबल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होंगी, एफआईआर 1 के लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, जरूरत नहीं है इनकी पीपीई का नोट बनाते हुए। एफआईआर 2 के अंदर जाके क्यों एप्लीकेबल हो जाती है? क्योंकि वहां पे हमने डिटेल ऑफ डिस्पोजल का सब नोट बनाना होता है। क्लियर है ये बात? कहां दे दो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अच्छा, प्लांट का हो गया। अब फिक्सचर के साथ भी ऐसा ही है, अब वो क्या दोबारा डिस्कशन करनी जी। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट, बोलो बोलो बोलो, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है जी? 41। स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन अकाउंट विद इट्स एक्यूमुलेटेड 31। ठीक है। स्टेप 3 और स्टेप 4 जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहता बना दो तो फिर हम स्टेप 3 और 4 परफॉर्म करते, गेन या लॉस निकालते और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट कर देते, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर? पॉइंट 5 हो गया, 6 और 7 तो करते ही हैं, पॉइंट 8 को पहले पढ़ा दो। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट द एंड ऑफ ईयर एट फॉलोइंग रेट्स। लैंड के ऊपर कोई नहीं बताया उसने, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। बिल्डिंग डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन और 2%, प्लांट भी स्ट्रेट लाइन 20% और रिड्यूसिंग बैलेंस 25। ये मुफ्त के नंबर ले लिए हमने। अब रह क्या गया? सिर्फ पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। कल इस तरह से वर्किंग्स आपको स्टार्ट करवा दी थी, बोलो करवा दी थी ना? ठीक है, इसलिए ये फॉर्मेट मैंने बना रहने दिया। पिछली क्लास के स्टार्ट होने से पहले ना मैंने ये फॉर्मेट, ये लाइनें लूने लगा ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास हमने शुरू कर ली थी, तो आपकी क्लास में वो बना रहा, क्योंकि ये काम दोबारा करवा रहा हूं ना सवाल सारा। ठीक है, तो पॉइंट 6 में क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एट यकम जनवरी 15 टू 1500।
ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900। वो कहता है जी लैंड यकम जनवरी 15 स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, यकम जनवरी 15 पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को किया रिवैल्यू कितने पर, 1500 पे, जिसमें से 900 क्या है लैंड, तो फिर बाकी 600 प्लांट होगा, इक्विपमेंट होगा, व्हीकल होगा। सादा सी बात है, वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 1500 पे गया, जिसमें से लैंड 900 है, तो फिर ऑब्वियसली 500 बाकी 600 बाकी बिल्डिंग से लेके गया। ठीक है ना, सही है। तो 1500 जो आपके पास लिखा हुआ है उसको आपने अंडरलाइन किया और उसको अंडरलाइन करके आपने यूं लिख लिया, इसमें से 900 और 600, 900 क्या है लैंड और 600 ये आपने अपने पास लिख लिया होगा, मुझे पता है कल ही लिख लिया होगा। ये बात समझ आती है। अब इधर रख दो। अच्छा जी, अब 900 रीवैल्यूड अमाउंट है लैंड की और 600 रीवैल्यूड अमाउंट है बिल्डिंग की। ठीक है, हाँ रख दो इधर रख साइड पे। वर्किंग सिंपल, कई बार हमने ये वर्किंग्स की, कई बार इन वर्किंग से गुजरे हुए हैं। यकम जनवरी 15 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए ताकि यकम जनवरी 15 की फेयर वैल्यू से कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझ आ रही है तुम्हें, सर क्यों खुजा रहे हो फिर जी, यकम जनवरी 15 पर हमें लैंड की बुक वैल्यू चाहिए, तो ऊपर जाकर देखो लैंड की कॉस्ट कितनी है 500, एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है 0 होती नहीं है, तो फिर यही इसकी क्या हो गई। मैं मान रहा हूं कि बुक वैल्यू इस सवाल में रेडी स्टेडी एप्पल गो गिवन है, लेकिन प्रैक्टिस तो करें ना, हर सवाल में थोड़ी ऐसे गिवन होगी, इसलिए मैंने वो बुक वैल्यू वाला कॉलम ही गायब करवा दिया आपके सामने से। ठीक है ना, हम खुद कैलकुलेट, आप समझो है ही नहीं। ठीक है, तो बुक वैल्यू निकाली हमने लैंड की, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, इसलिए जो कॉस्ट है वही बुक वैल्यू है, लैंड जो हुआ। ठीक है, अब 500 की बुक वैल्यू है। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करते हो, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हो। सरप्लस या लॉस आता है तो ये सरप्लस कल ही आ गया था, ये सरप्लस तो वहां पे एंट्रीज भी कर ली थी। असल मसला तो सिर्फ इधर था, डेप्रिसिएशन की वर्किंग यहां करनी है मैंने, इसीलिए आज ये साइड भी आज मैंने ओपन रखी हुई है। आज एक्सप्लेनेशन के पूरा सवाल एक बार जरा सामने आ जाए ना आपके। ठीक है, एक बात याद रखो, बड़ी बड़ी से भी ज्यादा अहम बात, आपका एक है मेन नोट ये बॉडी और एक है सब नोट्स 12.1, अभी देखना 12.2 मैं बनाऊंगा यहां पर, फिर 12.3 बनाऊंगा, फिर 12.4 बनाऊंगा। ये सब नोट्स ये नोट का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर एक चीज होती है वर्किंग्स, जो मैंने शुरू की हुई है यहां पे वर्किंग, तो ये वर्किंग्स अलग थलग नजर आनी चाहिए नोट की मेन बॉडी से। इवन सब नोट्स भी इसी का पार्ट ही है। तो उसका तरीका कार क्या होगा, वारदात का तरीका ये होगा कि पर्चे में आपने पहले सफे पे जैसे बताया फॉर्मेट बना लेना है मेन नोट का, दूसरा सफा आपने खाली छोड़ देना है पूरा, और तीसरे सफे पे आपने वर्किंग की हेडिंग देनी है और फिर वहां पे जैसे मर्जी वर्किंग्स करें। ठीक है ना, तो ये उसूली तौर पे याद रखनी है बात, नोट के साथ सब नोट्स हो, बीच में वर्किंग ना घुसी हुई हो, नंबर काट लेगा वो फिर। ठीक है ना, वर्किंग तो आपकी कैलकुलेशन है, आप यूजर के सामने ये नहीं जाया करती, तो इसलिए पहले सफे पे नोट, दूसरा सफा खाली, किसके लिए, सब नोट्स के लिए, और तीसरे सफे पे हेडिंग बनाकर वर्किंग्स की, फिर वर्किंग शुरू कर देना। ठीक है, तो शुरू करें दोबारा जी। 900 400 का सरप्लस आ गया। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन तो हो गई है, ट्रांसफर की एंट्री और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन भी कर लें। ठीक है, और क्लोजिंग डेट पर, यानी कि अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो 2 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की भी आती हैं, और अगर सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हो तो डेप्शन की भी 2 आती हैं, यानी 4 एंट्रीज टोटल होती हैं। और अगर लॉस का बैलेंस नजर आ रहा हो तो फिर उस साल में डेप्शन की 1 एंट्री हो जाती है, तो फिर 3 रह जाती हैं। यह है जनरल रूल। लेकिन लैंड है ना मौजे हैं, क्यों, लैंड ने डेप्रिशिएट कल ही बता दिया था वैसे तो ये 900 और ये 400, लेकिन कल जो बात नहीं की थी जल्दी की वजह से एंड पे, छोटी छोटी बातें भी तो आज समझानी है ना आपको। वो ये है कि आपके जहनों में एक सवाल आ सकता है, ये जो आपके जहनों में सवाल आता है ना, मेरे जहन के अंदर वो बड़ा अच्छा होता है, इसलिए ना आपके जहनों में जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि क्या सरप्लस लैंड का हमेशा 400 पर ही नजर आता रहेगा, क्या सरप्लस जैसे डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएट होता जाता था आहिस्ता आहिस्ता, उसका सरप्लस भी उसी सेम बेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता था, क्या लैंड का ऐसे कम नहीं होगा, क्या सारी जिंदगी लैंड का सरप्लस 400 पर ही पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। नो सर वालों, पड़ा रहेगा, क्यों, लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, उसका सरप्लस भी कम नहीं हो रहा, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जिस दिन लैंड एक्चुअल में डिस्पोज होगा उस दिन सारे का सारा 400 उठाकर रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे, अल्लाह खैर, यानी कि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, तो इसका सरप्लस भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर नहीं होता, इवन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाला काम नहीं करते। जब एंड पे डिस्पोज होगा तो जितना सरप्लस पड़ा है 400 का 400 पूरा ही पड़ा होगा, वो सारा उठाकर रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे। ठीक है, तो ये 400 ही रहेगा, अनलेस के दरमियान में कोई रिवैल्यूएशन दोबारा हो और लॉस आ जाए और वो लॉस आके सरप्लस को खा जाए तो वो अलग बात है। ठीक है ना, वरना डेप्रिसिएशन के साथ साथ ना डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं है, सिंपल। ना एसेट 900 से कम होगा ना सरप्लस 400 से कम होगा, जब एक्चुअल बिकेगा तो जो 400 पड़ा सारे का सारा उठा के रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, चलो लैंड को मुकम्मल करते हैं जी। वर्किंग तो हो गई, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ के जो करते हैं आपने कर लिया।
एंट्रीज में क्या करते हैं? देखो भाई ये एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज है। क्यों? लेजर्स में एंट्रीज कहां जाती हैं? लेजर्स में। और ये किसकी स्टेटमेंट फॉर्म है? लेजर्स की। तो एंट्रीज यहां पे करेंगे ना। अब पागल थोड़ा ही है, पहले लेजर बनाए फिर वहां से आके हम ये काम पर एक ही पर्चे में एक ही सवाल होगा पर्चे में, दूसरा को सवाल ही ना करें फिर। नहीं, डायरेक्ट काम करेंगे हम। ठीक है, तो बोलो क्या काम पहला? ट्रांसफर की एंट्री बोलो। माइनस वाला भाई की तरह, माइनस वाला अभी माइनस वाला, जब माइनस वाला सवाल पूछ रहे थे ना, अभी जरा ध्यान करना। एंट्री बोलो ट्रांसफर की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट नेचर की चीज है ना। डेबिट का मतलब क्या होगा? माइनस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। समझ आया? लैंड के लिए इधर कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ठीक है ना। ये किसकी एंट्री की है हमने? ट्रांसफर की एंट्री है। तो यहां पे लिखा हमने ट्रांसफर। माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं, पता है आपको ट्रांसफर। ठीक है, डन। समझ आया? तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है? कितनी पड़ी है? कितनी पड़ी है? जितनी पड़ी है उतनी ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। पहली एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन की। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, 400 से एसेट डेबिट। तो यहां पे मैंने कहा था जान छुड़ाओ, सिर्फ लिख लो रीवैल्यूएशन। सरप्लस आए तो पॉजिटिव लिख दो, लॉस आए तो नेगेटिव लिख दो, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, जिस वजह से एसेट क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 400 से एसेट डेबिट। और रीवैल्यूएशन सरप्लस तो इक्विटी का आइटम है, पीपीई का आइटम नहीं है, इसलिए बस दिमाग में रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक हो गया, कहानी खत्म। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है सवाल में लैंड के अंदर। ठीक है, और इधर देखो, हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन को ब्लू से करना है। कोई एडिशन नहीं है और कोई डिस्पोजल भी नहीं है। जी कितना आ गया? देख लो, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट शो करने लग जाता था रिवैल्यूएशन के बाद। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, ये एसेट अकाउंट ही है, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग ही है। ये क्या शो कर रहा है? 900। 900 क्या है? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। तो सही तो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डेप्रिशिएट हुआ कुछ? इसकी डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग 0, तो 900 पर ही नजर आ रहा है लैंड का क्लोजिंग। ठीक है, साथ ही हमने ये लिख दिया, ये कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन। जी बेटा, रीवैल्यूएशन की एंट्री है एसेट डेबिट, मतलब बढ़ गया। और रीवैल्यूएशन सरप्लस दिमाग में क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी आइटम है। जो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे नजर आता है। शेयर प्रीमियम मेरे मुंह से निकल गया, वो कुछ दिन में पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और उसके नीचे नजर आता है रिटेन्ड, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो तो इक्विटी का आइटम है। ये हम क्या बना रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कहां नजर आता है? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में, कल बताया तो था। ठीक है, तो ये तो हम एसेट साइड पे चल रहे हैं, तो एसेट डेबिट और दिमाग में सरप्लस क्रेडिट। ठीक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बारे में भाई। बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट इधर से देख लो, कॉस्ट कितनी है? 400। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2C। तो यह आ गया बुक वैल्यू 320। वैसे तो मुझे पता है कि यहां पे 320 गिवन है, लेकिन मैं तो उस सवाल की तैयारी कर रहा हूं जिसमें गिवन नहीं होगा। तो यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू हम इससे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करके। ठीक है, और कितनी जी बिल्डिंग से रिलेटेड रीवैल्यूड अमाउंट? एक लाइन खाली छोड़ी वर्किंग में और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। सरप्लस 200 तुसी, रीवैल्यूड सरप्लस 200 तुसी आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगली बात, ये तो मैंने माना कि 1 मिनट में आप वहां पे एंट्रीज कर दोगे, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस की रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं कहता हूं जरा डेप्रिशिएट भी कर ही दें इसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए 600 को डिवाइड करना है आपने रिमेनिंग लाइफ से, जो कि सवाल में गिवन नहीं है। कल बता भी दिया, फिर भी मैंने भाई एक बात की थी, मैंने पूरा सवाल दोबारा करना है, इसलिए मैं तो पूरी बात ही दोबारा करूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? रिमेनिंग लाइफ चाहिए। यहां पर जो रिमेनिंग लाइफ यूज होनी है उसको मैं यहां स्टार लगा देता हूं। रिमेनिंग लाइफ निकलेगी कैसे? मुझे अगर ओरिजिनल टोटल लाइफ गिवन हो और उसमें से मैं माइनस कर दूं लाइफ पास्ड टिल रीवैल्यूएशन डेट, यानी 1 जनवरी 15, तो मेरे पास रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी एज ऑन रिमेनिंग लाइफ ऑन 1 जनवरी 15। ठीक है ना, मुझे इस दिन की रिमेनिंग लाइफ, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हो ना, अब बोलो। अब मुझे रिमेनिंग लाइफ पता नहीं है, मुझे टोटल लाइफ भी पता नहीं है, लेकिन सवाल ने पॉइंट नंबर 7 में बताया द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड। ये वो इंपॉर्टेंट जुमला है जो रीवैल्यूएशन के दूसरे लेक्चर में आपको मैंने समझा दिया था, और मैंने कहा था तकरीबन हर पास पेपर के अंदर, क्वेश्चन बैंक के सवाल के अंदर ये लाइन मिलेगी आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना,
इसका मतलब क्या है, ये लाइफ रिमेन अनचेंज, यूजफुल लाइफ रिमेन अनचेंज का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल लाइफ थी वो आज भी वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे नहीं। वो कह रहा है कि ओरिजिनल लाइफ अनचेंज है, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ आपने फिर भी निकालनी। ठीक है, तो वो कह रहा है रिमेनिंग लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज, द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 years बिफोर यकम जनवरी 15। बिफोर रीवैल्यूएशन लिखा हुआ है ना, बिफोर रीवैल्यूएशन को अंडरलाइन करके लिखो, बिफोर रीवैल्यूएशन को अंडरलाइन करके लिखो। बिफोर रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, बिफोर यकम जनवरी 15, यही मतलब है ना। तो क्या कह रहा है जी, ये बिल्डिंग्स 10 साल पहले खरीदी गई हैं रीवैल्यूएशन से, तो रीवैल्यूएशन 10 साल पहले खरीदी गई, तो लाइफ कितनी पास हो गई है 10। अब टोटल लाइफ पता लग जाए तो रिमेनिंग लाइफ तो 1 मिनट में निकल आए। ठीक है, तो टोटल लाइफ सवाल के अंदर एक्सप्रेसली गिवन नहीं है, इंप्लाइडली गिवन। ठीक है, डबल स्टार करने चले इसको। अब वो वर्किंग नंबर नहीं दिया मैंने अलग से, ठीक है, ऐसी स्टार लगा दिए जी। सवाल के अंदर आप देखें पॉइंट 8 में, तो बिल्डिंग्स के ऊपर 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन है मेथड। तो वो मैंने कहा था आपको कि शुरू में आपको जो चीज समझाई थी आज वो भी काम आ रही है। ठीक है, वैसे ये बात एक बार चेंज इन एस्टीमेट वाले सवाल में भी काम आई थी, कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट एंड रेट इनटू लाइफ। ठीक है ना, यहाँ पे भी काम आ गई। रेट गिवन है, यहां से लाइफ निकाल दो ताकि रिमेनिंग लाइफ निकालने में आसानी हो, तो 1 रेट कर दो फ्रैक्शन के साथ, तो ये आता है जी 50 years। ये 50 years जो है ये टोटल लाइफ है। ठीक है, ये हमें सवाल के अंदर गिवन ही है, समझो। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी आ जाएगी, फिर रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी 50 - 10 = 40 years। तो ये हमने डिवाइड करना था 40 और 40 जी, बोले 15 और 7 जी। अच्छा, एक बात कल शायद कर भी दी थी लेकिन दोबारा कर लें। ये जो रीवैल्यूएशन का सारा ड्रामा हुआ है, ये इन 400 वाली बिल्डिंग्स के ऊपर हुआ है या इस 100 को भी लेना चाहिए था बीच में? कल बात हुई थी ना इस पे। बात ये है कि ये 100 की बिल्डिंग तो इसी साल आई हैं। आप साल का पहला दिन भी अज्यूम करो, तब भी जिस दिन ये आई इस दिन तो इनकी कॉस्ट ही इनकी फेयर वैल्यू है, तो ये इनको क्या मजीद फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है आपने? बात समझ रहे हैं? बात समझे हो? ठीक है ना। तो कॉस्ट ये 100 की कॉस्ट, इसकी फेयर वैल्यू भी आज के दिन यही है। ठीक है, तो ये जो सारी लड़ाई रीवैल्यूएशन की हो रही थी, ये उन बिल्डिंग्स की तो 10 साल पहले खरीदी थी, जिनको आज हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए इस 100 को आपने इसके अंदर कंसिडर नहीं करना। ठीक है, ये मैंने इसलिए बात कही कि अभी थोड़ी देर में मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाना है आपको। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ ये 15 रुपए नहीं होने, ये 15 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उन पुरानी बिल्डिंग्स का जो रिवैल्यू की हमने, और जो 100 का एडिशन हुआ है उसको अलग से डेप्रिसिएट करना है इस साल के अंदर, ये इसलिए बात कही। ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन अप्लाई हुआ है किस पे हुआ है, किस पे हुआ है? उन बिल्डिंग्स पे जो पहले से हमारे पास पड़ी हुई थी। ठीक है, जो इस दफा एडिशन हुआ है इस दफा वाली बिल्डिंग्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्लियर? ध्यान जरा इधर रखो भाई, तमाशा इधर लगा हुआ है मेरे भाई, इधर जहां दिल गए तुम वहां देखोगे हैं, ऐसे कैसे? अच्छा जी, हाँ जाहिर है। तो क्या अज्यूम किया हमने, क्यों अज्यूम किया हमने? जिस साल में एडिशन की डेट के बनने साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। पहले दिन फिर मैंने यहीं पे बता दिया था उस वक्त आपको, पहला दिन। क्यों? क्योंकि उसने लिखा ड्यूरिंग द ईयर डेट तो नहीं ना गिवन, ड्यूरिंग द ईयर डेट नहीं गिवन, पहला दिन अज्यूम करना मजबूरी। दूसरों के अंदर तो बिल्कुल सिरे से कुछ बताया नहीं उसने, भाई एडिशन है तो ड्यूरिंग पूरा साल ही लेंगे। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट क्या? मुझे लगता है सवाल ही खत्म हो गया। लो ये पड़ा सवाल, क्या करते हैं जो काम हो गया वो तो कर लें, मुझे बताएं। ये जरा ट्रांसफर करा दें। ठीक है, जरा ट्रांसफर करवा दें। पहली एंट्री ट्रांसफर की। अगर अच्छा सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए की बात मुझे देना है आपने। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ये जो ओपनिंग बैलेंस 80 पड़ा है, यही सारे का सारा ट्रांसफर होना है, क्योंकि यकम जनवरी 15 पर ये ओपनिंग बैलेंस है और इसी दिन ये रिवैल्यूएशन हो रही है, तो ये सारे का सारा 80 ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अभी अगर कभी टेस्ट वेस्ट में ऐसा होता है कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन आ जाती है, तो वहां पे क्या होगा, ओपनिंग डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होनी है और इस साल की डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर में आनी है, क्योंकि ईयर एंड पे जब रिवैल्यूएशन होगी तो साल के स्टार्ट वाली डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है, ये दोनों ऐड होकर ट्रांसफर होंगी।
इसलिए ना आप गौर करोगे, आज तो मैं नहीं लिखवा रहा, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखवाऊंगा। मेरी एक आदत होगी जो आपको भी मैं इंशाल्लाह डालूंगा कि अगर सवाल पढ़ते हुए स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन नजर आई आपको तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखो करोगे, फिर डेप्रिसिएशन लिखा करोगे, आसानी होती है इससे। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी, सवाल पढ़ते हुए पता लग गया, तो पहले ओपनिंग के बाद डेप्रिसिएशन लिखा करोगे, फिर ट्रांसफर लिखा करोगे। फर्क कोई नहीं पड़ता, ये कोई फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं कहा, लेकिन इससे आपको एक छोटी सी हेल्प मिल जाती है। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो सवाल में तो ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखा करो और फिर डेप्रिसिएशन। अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन लिखा करो, फिर ट्रांसफर। लिखना चाहो तो ये लिख लो, कहीं काम ही आ जाए जिंदगी में, शायद किसी टेस्ट में, किसी पेपर में। जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, ये कोई बार बार बोल रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कि स्टैंडर्ड नहीं कहा, ये जस्ट आपके लिए एक आसानी है छोटी सी, ठीक है। तो स्टेप वन नहीं भाई, इतना सा लिख लो। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखना, फिर डेप्रिसिएशन। इसके स्टार्ट में हेडिंग दो, सलाह, मेरी सलाह, सर की सलाह, मशवरा नहीं होता, ठीक है, ये सलाह है, ये कोई स्टैंडर्ड का रूल नहीं है, ठीक है ना, मशवरा है। क्या स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखना, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अगर एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन लिख लेना, फिर ट्रांसफर। तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लेना, फिर ट्रांसफर। सही है, एक जरा थोड़ा सा हेल्प मिल जाया करेगी इससे। चलें जी, बात कहां थी, कहां चली गई जी। जी, एंट्री पहले क्या करते हो, एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितना पड़ा है जी बैलेंस आज, 80 का ट्रांसफर कर दो, डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है। और फिर क्या है जी, सरप्लस है 280 का, एसेट डेबिट 200, तो सी से, और रिवन सरप्लस दिमाग में क्रेडिट, ठीक है, समझ गए। कोई डिस्पोजल है नहीं है, तो क्लोजिंग बताओ। अच्छा, अब एक मसला हो रहा है मुझे, अभी उसूल ये बनाया था कि अगर सही सही काम कर रहे हो, रीवैल्यूएशन के बाद एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करता है, तो वो 600 क्यों नहीं शो कर रहा। हाँ, अभी भी 600 ही शो कर रहा है, वो 100 रुपए तो सिर्फ इसके अंदर ये वाला एडिशन पड़ गया, वरना हमारा 600 ही आंसर आता और बिल्कुल ठीक होता। ठीक हो गया, सही है। अब पूरा सवाल जो है ना जनाबे वाला पूरा सवाल खत्म है। सिर्फ 3 फिगर्स की हमें जरूरत है, वो 3 फिगर्स ये वाली है। क्या मतलब, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ कैलकुलेट करना है, और ये 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। अब वर्किंग 3 कर लेते। तो वर्किंग नंबर 3 है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहला कर लेते हैं हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसका जी, बिल्डिंग का ही कर लेते हैं। तरतीब से, लैंड तो होना कोई नहीं, बिल्डिंग्स। अच्छा, अब इधर देखो, बिल्डिंग्स पे जरा ध्यान दो। ओपनिंग वाली बिल्डिंग्स वो हैं जो रीवैल्यू हुई ऑन ओपनिंग एसेट्स, तो वो ओपनिंग वाली तो वो है जो रीवैल्यू हुई है, तो उनकी डेप्रिसिएशन हमें मिल जाएगी वर्किंग नंबर 2 से। कितनी है, 15। ये सही लिखा मैंने, ये सबको समझ आई है। ये जो बिल्डिंग्स है ये ओपनिंग में पड़ी थी ना, ये रीवैल्यू हुई है, तो अलग से इनकी डेप्रिसिएशन फिर दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, इन्हीं की तो इस साल की 31 दिसंबर 15 वाले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर तो रखी है हमने 15। ठीक है, तो क्रॉस रेफर कर दो वर्किंग से, सही है। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 ऐसे वाला। अच्छा, उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन है कोई, बिल्कुल 100 का एडिशन हुआ, 2% डेप्रिसिएशन। भाई साहब अज्यूम किया, किधर गया मेरा दोस्त, साल का पहला दिन अज्यूम किया मैंने। हाँ, क्यों, डेट ऑफ एडिशन गिवन नहीं है, तो देखा तो ड्यूरिंग द ईयर डेट गिवन नहीं थी, साल का पहला दिन अज्यूम कर लिया हमने, पूरा साल डेप्रिसिएट कर लिया। कितना आया, 2 टोटल। ये 17 क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। 1 मिनट, यही क्लोजिंग में आएगा, क्योंकि पहले साल के चार्ट वाली डेप्रिसिएशन वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई थी। बताओ बुक वैल्यू जी, क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, एसी ऊपर करवा दें भाई, कोई है तो मैसेज कर दे, तारिक भाई आ जाएं आप ही। अच्छा जी, सही है, कोई मसला। उसके बाद कौन सा एसिड है, प्लांट एंड जी ऑन ओपनिंग एसिड, वही वाला काम है, नया काम कोई नहीं किया आज हमने, देख लो। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है ना। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओपनिंग बुक वैल्यू तो नहीं लेते, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल है 1613, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 277, जो बच जाएंगे एसेट्स उन पर लगाओगे 20%, बोलो 267। ठीक हो गया।
जल्दी कर लें। ओके, उसके बाद क्या होता है जी, एडिशन, ऑन एडिशन। ये एडिशन कितना है जी भाई, जल्दी कर लें, कैमरे के आगे आ गए तारिक भाई आप, ये भी ऊपर कर लें, गुजारा करो। मैं इधर फंसा हूं, जब उधर चाहेगा ना कैमरा आप इधर ही बैठे तारिक भाई, फिर करवा लेना। ये तो देख लो कहां पे चल रही है बात, क्या हो रही है जी। एडिशन 200 कितना 154, ये 154 का एडिशन है, 20% रेट लगाया, और चूंकि एडिशन की डेट नहीं थी तो इसको भी साल का पहले दिन अज्यूम करते हुए पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। कितना 31। उसके बाद ऑन, अब डिस्पोजल तो है 277 का, लेकिन साल का चूंकि पहला दिन अज्यूम किया तो एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं किया हमने। टोटल बताओ 290, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 298, 195 थोड़ा तमीज में आ गया ऐसे। अच्छा जी, कितना 298, क्लोजिंग बता दो 561 आ गया, बुक वैल्यू बता दो 929। लास्ट है जी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स। अच्छा, मेथड कौन सा है, तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए, उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। तो यहां पे सिर्फ कॉस्ट को मैंने ओपनिंग को एनसर्कल किया था, फिक्सचर एंड फिटिंग्स में मुझे इन दोनों को एनसर्कल करना पड़ा। वैसे तो हमारे सवाल में ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग डेट बुक वैल्यू, लेकिन मैं कह रहा हूं जरा हम तरतीब पे रहें, नहीं भी गिवन होती तो जरा रिवाइज तो करें। वही काम कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, ठीक है, बस अब एग्जाम लेवल पे पहुंच गए हम, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे निकलेगी जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, या आगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। इसमें से माइनस करना है हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को। तो ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल हमारी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। सवाल में देखो जाकर, फिक्सचर्स की कॉस्ट थी 41 और ओपनिंग डेट तक की ही तो क्यूमुलेटिव गिवन है 31, ठीक है। तो 41 माइनस 31 10 आ गया, ठीक है ना। तो ये 10 क्या है, असल में पता है क्या, आज तक जितने सवाल किए उसमें ना हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग करते थे, उससे ये फिगर हमें ओपनिंग वैल्यू वहीं से मिल जाती थी। आज ये भी नहीं मिली हमें, कोई बात नहीं, हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस किया, रेट कितना है 25%, जी बोले 60, ठीक है। उसके बाद ऑन एडिशन पहले ना कर लें, एडिशन कितना हुआ 40, रेट है 20, ये पहला साल ना तो इस पर ही रेट लग जाना है, कॉस्ट पर ही, रिड्यूसिंग बैलेंस हो चाहे कॉस्ट पर ही रेट लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ क्योंकि साल का पहला दिन हमने अज्यूम किया वो एडिशन, तो पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, 10 आ गया। उसके बाद ऑन, अब डिस्पोजल है तो सही लेकिन साल का पहला दिन अज्यूम किया तो डेप्रिशिएट नहीं किया हुआ, तो 70, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 70, ठीक है जी। क्लोजिंग बताओ 170, इसको कॉस्ट में से माइनस करो, कॉस्ट का क्लोजिंग निकाला, इसका भी क्लोजिंग निकालो यार, बताया नहीं आप लोगों ने, 1490 था। अच्छा, आंसर सही निकाला हुआ, इसका क्लोजिंग बताओ 380। यार आपस में बातें क्यों कर रहे हो यार आप जी, कितना आ गया आंसर 200, है ना, हथों जाया होना है तुझे। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये दोनों कॉस्ट मॉडल। तो नोट की मेन बॉडी कंप्लीट हो गई, और देखो आप वर्किंग्स अलग थलग दूर दराज नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई नहीं, मैं मिटा कुछ नहीं रहा, लिखा हो वहीं पे। कॉन्सेप्ट है जी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, जो रहता है आपको देना, 2 से 3 मिनट की बात है लेकिन ध्यान से सुननी है प्लीज। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग्स का है जी, मिसाल के तौर पे क्या मतलब, देखें अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है ना जी, तो हम उसको पीपीई में या बिल्डिंग में डेबिट नहीं करते, क्योंकि अगर बिल्डिंग में इसको डेबिट कर दिया तो जिस दिन ये बिल्डिंग में डेबिट हो गई उस दिन से डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। जबकि अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये तो कंप्लीट ही नहीं है, और हमने उसूल ये बनाया था कि एसेट को डेप्रिशिएट तब करना शुरू करना है जब उसको यूज करना शुरू कर दें, अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होती, तो इसलिए, लेकिन खर्चे तो हो रहे हैं,
ईंटें खरीदी, सीमेंट खरीदा, बजरी खरीदी, रेत खरीदी, ये सारी चीजों पे पैसे लगे, इनको एक्सपेंस आउट कैसे करने, ये एसेट बन रहा है, ये तो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका हल फिर हमने ये निकाला, क्या जल्दी है निकाल दें तुम्हें क्लास से, रास्ता दे दें, पीछे मुड़ के देख रहे थे ना, मैंने कहा जी टाइम बड़ा टाइम, ठीक है तुम टाइम को छोड़ो जी। तो हमने क्या सोचा जी कि हम एक अकाउंट बना लेते हैं जिसको कह देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। जो भी खर्चे हो बिल्डिंग के ऊपर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस खर्चे को बिल्डिंग में डेबिट करके कैश क्रेडिट ना करें, उसको एक्सपेंस में भी डेबिट करके कैश क्रेडिट ना करें, बल्कि इस अकाउंट में डेबिट कर दें। जैसे ईंटें खरीद कर लाए 22 रुपए की मिसाल के तौर पे, तो हमने एंट्री पास की, ना एक्सपेंस डेबिट किया ना ही बिल्डिंग डेबिट की, बल्कि CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट कर लिया। तो ये CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट, ये जी हमने ईंटें खरीदी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था पिछली क्लास में, ईंटें, फिर सीमेंट, बजरी, रेत, बाकी मटेरियल, मिसाल के तौर पे वो 17 रुपए का वो खरीद लिया, तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, बाकी सामान मटेरियल वगैरह, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 39, और 53 में से 39 में से 14 आता है। ये मैं ना खामखा पिछली क्लास के अंदर ना ये एडजस्टमेंट के साथ ही अजम्पशन फिगर मिला ली थी जरा, ताकि वो एडजस्टमेंट भी साथ ही कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी आ जाए, ठीक है। तो 14 रुपए मजदूरियां वगैरह दे दी मजदूरों को, मजदूरी, तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, यानी कि हमने इन तीनों एंट्रीज को बिल्डिंग में भी डेबिट नहीं किया क्योंकि अभी ये बिल्डिंग बनी नहीं थी, ठीक है, और ना ही हमने इसको एक्सपेंस आउट किया क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो कैपिटलाइज हो रहा है, ठीक है। साल के शुरू में, पिछले साल के एंड पर कुछ खर्चे हुए थे, वो साल के शुरू में पड़े हुए थे। सवाल दिखाओ जरा मुझे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कहानी थी हमारे जरा सवाल की, देखो जरा, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन ओपनिंग कितना है जी? 91.1 में कहता है फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये सवाल के अंदर उसने ना 53 कहा था, मैंने ना ऐसे ही बस अपनी तरफ से ये अज्यूम्ड डाटा है कि ये ऐसे जरा तोड़ के आपको समझाने के लिए मैंने ये तोड़कर एंट्री कर दी, ठीक है ना, वरना 53 टोटल उसने लिखा होता है, एडिशन इन CWIP, ठीक है ना, सही है। और आगे वो कहता है आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कंप्लीट होगी वो प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यहां से निकाल देते और उसको फेंक दिया जाता है बिल्डिंग के अकाउंट में, CWIP से निकल PPE में आ गया, ठीक है, ये क्या हो जाती है? डेबिट। अब यहां पे कैश नहीं लिखते, यहां पे अब CWIP लिखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आगे 2-3 दफा यूज होगा आगे टॉपिक्स में जाकर भी, खासतौर पे कैश फ्लो के टॉपिक में 2-3 सवालों के अंदर आपको नजर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से लें इसको, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट और CWIP क्रेडिट, तो ये कहां चला गया जी? बिल्डिंग। कहां से आया जी एडिशन? कैश भी पे किया, CWIP से आया, कैश वहां पे होता रहा, ठीक है, सही है। और क्लोजिंग डेट पर कितना बचता है? 44। तो दो एंट्रीज बनती हैं, एक एडिशन इन CWIP की एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये क्या है? एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये क्या है जी? एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी एंट्री हुआ करती है CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। और दूसरी एंट्री है जब बिल्डिंग कंप्लीट होकर, एसेट कंप्लीट होकर PPE में ट्रांसफर होता है, दूसरी एंट्री उसकी होती है, वो एंट्री होती है, हाँ, वो एसेट डेबिट, PPE डेबिट, चलो हम अपने सवाल की कर लेते हैं एंट्री, बिल्डिंग डेबिट और CWIP क्रेडिट। और जिस दिन इधर आएगा इस दिन से डेप्रिसिएशन शुरू होगी। ये वाला 100 ही तो है जो मैंने यहां पर लिखा होगा, ये असल में समझाना चाह रहा था आपकी 100 कहां से आया, सही है। मुश्किल या आसान? आसान कॉन्सेप्ट है, ये बाकी लेकर कंप्लीट कर रही है, उधर कंप्लीट हुआ पड़ा 100, ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये समझाना था। अच्छा, अब एक एडिशनल काम करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग। ये क्या है? एडिशन इन CWIP। ये क्या है? ट्रांसफर टू फिक्स एसेट PPE। और ये क्या है? क्लोजिंग। 91 और 53 माइनस 100 इतना ही बनता है यार जी, छोड़े इस बात को। अच्छा, ये क्या है? ये अगर 50 बाई जो भी आता है ना, जो आता है वही होगा, सही, आप वो सही कह लो, मैं फिलहाल इसमें कंसर्न ही नहीं हूं कैलकुलेशन पे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो लेजर बना है ना, ये लेजर स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना सब नोट्स का पार्ट है। PPE के मेन नोट के अंदर तो आपने CWIP को शो नहीं किया, लेकिन अगर इस तरह से डाटा दे दे तो आपने सब नोट्स के अंदर एक सब नोट बना दिया करना है, उसका नाम रखना है आपने, जब कभी ये आ जाए CWIP की मूवमेंट तो आप बोलो उसको मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग। कितनी क्या है जी? इधर देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 91। एडिशन इन CWIP लिखना है, CWIP लिख लो, वैसे ऊपर लिखा हुआ CWIP बाहर। एडिशन इन CWIP 53। ट्रांसफर्ड सिर्फ लिख दो तो भी काफी है, लेकिन तकलीफ हो तो ट्रांसफर टू बिल्डिंग या PPE 100, ये दिखा रहे थे हम, CWIP से निकला है और बिल्डिंग में आ गया, ठीक है। और क्लोजिंग कितना?
ठीक है जी, ये मूवमेंट। अच्छा, आई कैप का ना सोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है हमसे। आई कैप ने ना इस CWI की मूवमेंट के अंदर इस तरह से किया, उधर देखना 53 + 20, क्या मतलब वो जो एडवांस और कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है ना, पता नहीं कहां से आई कैप ने उसको अज्यूम किया कि ये भी CWIP के अंदर ऐड, हालांकि वो एडवांस है। तो मुझे लॉजिकली वो बात समझ नहीं आती। बुक के सोल्यूशन में ये 53 ऐड हुआ पड़ा है, ये 73 और यहाँ पे 64 बन जाएगा, 20 बढ़ गया, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। शायद अगली बार सोल्यूशन चेंज भी कर दूं, लेकिन मैं सोल्यूशन बच्चों को बता देता हूँ कि आई कैप का जो सोल्यूशन है उन्होंने पता नहीं ये कैसे अज्यूम किया हुआ है, मुझे तो ये बेहतर लगता है, इसलिए मैंने ये करके उसको इग्नोर किया हुआ। ठीक है, सही है। तो ये मूवमेंट इन CWIP PPE के मेन नोट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मूवमेंट आ जाए CWIP की तो ऐसे आसान सा काम है, लेजर को ही स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ये लिख देना। ठीक है बेटा, तो वो एडिशन इन CWIP होगा ना, उसकी एंट्री होगी CWIP डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, एक्सपेंस नहीं होगा, कैश तो नहीं ना आता है, इधर ऐड हो जाएगी बिल्डिंग में, यहां से निकल के कॉस्ट पर आएगी, बात आगे निकल गई जी। अच्छा, 3 सब नोट्स जो हैं ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, पक्के ठक्के। ठीक है, ये जब भी कभी सवाल में रीवैल्यूएशन आ जाए तो 12.1, 12.2 और 12.3 ये 3 सब नोट्स आपने लाजमी प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, सही है। पहला तो सबसे मुश्किल है, जरा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 6, लैंड बिल्डिंग 1500 ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन, द रीवैल्यूएशन was performed by Messrs Jackson and Company Chartered Surveyors on the basis of existing use value on the open market। ये लाइन आपने पहले सब नोट में लिखनी है। क्या लिखना है? ऐसे, लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on यकम जनवरी 15 by Messrs Jackson एंड को चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मार्केट। ये पूरा लिखना है, पर्चे में डॉट ना डालना खुदा के लिए, इसके नंबर होंगे। ये पूरा जुमला एज इट इज लिख दिया मैंने, सिर्फ एडिशनल चीज क्या लिखी मैंने, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन जनवरी 15 बाय, बस आगे वही लाइन एज इट जो पर्चे में लिखी उठा। कितना मुश्किल सब नोट था ना। हाँ, इसके नंबर है, इसके भी नंबर है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट सब नोट, ये जरा मुश्किल है, टेक्निकल है वाकई में। ठीक है, सचमुच, अब हर बात को ऐसे ना लिया करो। ये सब नोट क्या है, आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको एक दिन ना प्रूफ किया था +1 की एंट्री क्यों करते हैं, और वो लिखते हैं क्यों वर्किंग में, और साथ मैंने ये कह दिया था कि भाई जरा दान साहब से 5 मिनट आज दोबारा ले लो, उन्हें को थोड़ा सा बिजली की पिछली क्लास की वजह से थोड़ी सी गड़बड़, बस सिर्फ 5 मिनट, अब जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बस मैंने कहा ना एंड तक लिखनी है पूरी लाइन बोली है मैंने, लिखी नहीं, पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वो अगर +1 क्यों लिखते हैं, तो मैंने कहा था जरा अज्यूम करो रिवैल्यूएशन कभी हुई नहीं। ठीक है ना, ये सब नोट भी यही है। स्टैंडर्ड कहता है यूजर को तो नजर आ रही है रीवैल्यूड अमाउंट और उसके डेप्शन माइनस होने के बाद बुक वैल्यू। ठीक है, जरा यूजर को यह बता दो अगर रिवैल्यूएशन कभी भी ना होती तो एसेट क्या शो करता, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन, बस ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द लैंड एंड building would have shown book value, पूरा लिखना, book value would have shown following book values as at बोलो 31 दिसंबर 15, जिस दिन का नोट बना रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यूज गिवन है रीवैल्यूड एसेट की। हम कह रहे नहीं, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता, रीवैल्यूड मॉडल ना यूज करते तो क्या होता। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ये तो उल्टा आसान बात है। जैसे लैंड की कितनी कॉस्ट होती, 500, लैंड डेप्रिशिएट तो होता नहीं है, और यही इसकी बुक वैल्यू होती। लैंड पहले लिख लेने से ना समझ भी अच्छी आ जाती है। ठीक है, ये देखो भाई, अगर रीवैल्यू हो गया एसेट तो 900 पे नजर आ रहा है लैंड, रीवैल्यू ना होता तो 500 पे नजर आता, यूजर को बता दो। ठीक है, अगर रीवैल्यू हो गया है बिल्डिंग तो कितने पे नजर आ रही है, 700 पे। इस 100 को मत भूलना, अगर रीवैल्यू ना होती तो पुराने वाली 400 जमा ये वाली 100 500। मैं यहां स्टार लगा के लिख देता हूं। ये 500 कैसे आया जी, 400 पुराने वाले की कॉस्ट होती और 100 नई वाली एडिशन तो होना ही था ना, रीवैल्यूएशन हो ना हो। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर ये रीवैल्यू हो गई है तो फिर डेप्रिसिएशन, रीवैल्यू नहीं हुई तो एक्यूमुलेशन कितनी होती, डबल स्टार, ये 400 सबके साथ पूरा कर लेते हैं ना, 500 का 500 इंटू 2%, यही होगा ना।
क्योंकि ये भी 100 भी पूरा साल ही है, तो उसको भी सारा साल ही कर दो, ठीक है। लेकिन ये तो आनी थी एक साल, अलग कर लेते हैं, 400 की एक्यूमुलेशन आनी थी ना, 400 2% डेफिसिट होनी थी, ये एक साल है, एक साल की डेफिसिट है। यकम जनवरी 15 तक 10 साल गुजर चुके थे, याद है, और 31 दिसंबर 15 तक 11 साल गुजर गए। कितना आया? 88 प्लस जो एडिशन हुआ है 100, इसको कितना डेफिसिट करना है? 2%। इसको इंटू 11 नहीं करना, क्योंकि ये तो इसी साल में ही आया है। तो ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होनी थी 31 दिसंबर 15 की, कितनी? 90। तो ये है जी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है आज। होमवर्क पता है क्या है? 2 दफा इसी सवाल को करना है। क्या समझ नहीं आई? 7 वाले से बात ना करते, जब मैं पढ़ा रहा था तो समझ आ जाती। ठीक है, 31 दिसंबर 15 पर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 400 ओपनिंग पड़ी थी, किधर गई? ये रीवैल्यू नहीं करना, तो ये क्लोजिंग में भी 400 होनी है। बोलो, अगर रीवैल्यू ना हो तो, ये तो बता रहे कि अगर ये कभी रीवैल्यू ना हो तो इसकी कॉस्ट कितनी होनी थी? 400। वो तो पुरानी हो गई। ड्यूरिंग द ईयर 100 का एडिशन हुआ है तो 500। अगर रीवैल्यू ना करते तो ये 700 की बजाय 500 शो करता बिल्डिंग का अकाउंट, ये कह रहे हैं। अगर रीवैल्यू ना करते तो डेफिसिएशन 17 ना आती, बल्कि डेफिसिएशन 90 आती। कैसे? 400 वाले एसेट्स 2% के हिसाब से 11 साल 31 दिसंबर 15 तक डेफिसिएट हो जाते, और 100 वाले एसेट 2% के हिसाब से 1 साल 31 दिसंबर 15 तक डेफिसिएट हो जाता है। ये क्यूमुलेटिव डेफिसिएट। आसान बात ये कह रहा था, ध्यान करो इधर जी, यहां तक को मसला। अब आखिरी और इससे भी आसान सब नोट है। ये तीनों सब नोट किसके हैं? रीवैल्यूएशन के। यानी जब कभी सवाल में रीवैल्यूएशन आएगा तो ये तीनों आएंगे, और खुशी की खबर ये है कि रीवैल्यूएशन ने लाजमी आना है सवाल में आपके। तो ये तीनों सब नोट्स आपने हर बार लाजमी बनाने हैं। अगला क्या है जी? मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये आसान है, इधर देखो, लैंड, बेटा प्लीज देख लें, बिल्डिंग, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ओपनिंग कितना पड़ा था, मारना है मैंने, सरप्लस कुछ नहीं था, ओपनिंग 0। इसी साल पहली बार रिवैल्यू हुआ, ओपनिंग 0 था। अरोज ड्यूरिंग द ईयर, DTY नहीं लिखना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर पूरा लिखना। अरोज ड्यूरिंग द ईयर, लैंड का 400, बिल्डिंग का 280, ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, लैंड वाला कोई ना, बिल्डिंग वाला 7। नोट में नहीं लेके जाना है सरप्लस को, लेकिन मूवमेंट शो करनी है। क्लोजिंग 400 ही आ गया, ये क्लोजिंग 273 आ गया। ठीक है, तो ये 3 सब नोट्स तब बनने हैं सिर्फ जब रीवैल्यूएशन हो, और रिवैल्यूएशन हर सवाल में होगी इंशाअल्लाह। तो ये तीनों होंगे। चौथा, कभी मूवमेंट इन CWI भी आ जाएगा, कभी चेंज इन एस्टीमेट आ जाएगा, कभी जो है वो अगले वाले टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बात सुने, इस सवाल को आपने 2 बार घर पे करना है, दोबारा मैं चेक करूंगा जी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अल्लाह हाफिज।